हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है प्रोटीन इंजीनियरिंग। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। प्रोटीन इंजीनियरिंग ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में। और ये जो पार्ट आता है ये मेजरली जो है आपके मेजरली हम लोग इसमें ये इसमें शॉर्ट नोट्स और बहुत शॉर्ट आंसर्स में जो है इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रोटीन इंजीनियरिंग है क्या, है ना? इसको हम लोग देखते हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है? प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोटीन इंजीनियरिंग जो है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स रहते हैं उन्हें हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रोटीन इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विथ rDNA, स्पेसिफिकली rDNA, क्योंकि हमको पता है DNA जो रहते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें जो rDNA होता है ना, ये जो rDNA है ये प्रोटीन्स को जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए स्पेसिफिकली हमने इसमें rDNA को बताया है। ठीक है, अब प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिकली करते क्या हैं? प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम लोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें न्यू जो प्रोटीन्स रहते हैं उनका सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो वो न्यू प्रोटीन्स हम लोग कैसे बना सकते हैं? हम लोग उसे इस तरीके से बना सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोटीन सीक्वेंस है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग यानी जो अभी भी जो प्रेजेंट कंडीशन में हमारे पास में प्रोटीन्स अवेलेबल है ना, उनमें ही कुछ हम वेरिएशन करके कुछ चीज़ों को चेंज करके न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन इंजीनियरिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि प्रोटीन को हम लोग ज़्यादा डेवलप, है ना, ठीक है, ज़्यादा डेवलप इस तरीके से डेवलप करें कि उसकी जो स्टेबिलिटी हो वो ज़्यादा हो। ठीक है, और उसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो, एफिशिएंसी हो, वो भी ज़्यादा हो। इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग उसमें हम सभी को पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं और उनमें जो है एक एक्टिव साइट होता है। ठीक है, एक एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट होता है, ठीक ना, है ना। उस एक्टिव साइट को ही हम लोग जो है नए एक्टिव साइट को जनरेट करते हैं। इससे क्या होता है, उसके सबस्ट्रेट की जो है स्पेसिफिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर कोई एंजाइम है ना, ये अगर कोई एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट से अगर जुड़ रहा है तो वो स्पेसिफिकली ही जुड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे एक फ्लो चार्ट की मदद से, एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे एक वाइल्ड टाइप ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हम उसे आइसोलेट करते हैं, उस जीन को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, और उस जीन में, ठीक है, उस जीन में हम लोग क्या करेंगे, म्यूटेशन करेंगे। ठीक है, म्यूटेशन मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब कि इस जीन में हम लोग अपने हिसाब से कोई भी अगर कोई चीज़ चेंज करते हैं वाया डिफरेंट मेथड्स, तो उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो इस वाइल्ड टाइप ऑफ प्रोटीन में जब हम म्यूटेशन करते हैं तो म्यूटेशन के बाद में वो जीन हमें अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, उस म्यूटेंट जीन्स को हम लोग क्या करते हैं, हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ में,
और वो जो म्यूटेंट जीन्स होती हैं वो म्यूटेंट एंजाइम्स का सिंथेसिस करती हैं, है ना, ठीक है, वो जो है म्यूटेंट एंजाइम्स का सिंथेसिस करती है, और वो जो म्यूटेंट एंजाइम रहते हैं उनका जो सिलेक्शन रहता है ना, वो फंक्शनल म्यूटेंट एंजाइम्स रहते हैं, हम उसे अगेन आइसोलेट करके जो है वो इम्प्रूव्ड एंजाइम्स आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमको हमारा जो प्रोटीन है वो हमें मिलता है, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोटीन है जिसे हमने डिज़ाइन किया है अपने काम से, है ना, वो हमें मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें टेक्निक्स क्या क्या हैं, ठीक है, टेक्निक्स फॉर प्रोटीन इंजीनियरिंग, हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग में कौन कौन से टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम लोग दो तरीक़ों से काम करते हैं, जिसमें होता है एक रैशनल डिज़ाइन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट कॉमन मेथड होता है प्रोटीन इंजीनियरिंग में विच इज़ रैशनल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, हम लोग साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस करते हैं, मतलब साइड डायरेक्टेड बोलने से मतलब है अगर कोई ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक कोई एरिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर इस साइड पे जो है कोई चेंजेस करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे रैशनल डिज़ाइन, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग जो है रैंडम मेथड्स के थ्रू अगर कुछ म्यूटाजेनेसिस कर रहे हैं, कुछ रैंडम म्यूटाजेनेसिस कर रहे हैं, किसी भी एरिया को ऐसा पकड़ लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ के कर लिए जो हमारे लिए अनजान है, जो हमारे लिए अननोन है, उस एरिया में अगर हम लोग म्यूटाजेनेसिस करते हैं तो उसे हम लोग रैंडम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। और अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक साइट जो हमको पता है उस साइट पे अगर हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग रैशनल डिज़ाइनिंग कहते हैं, ठीक है। रैंडम डिज़ाइनिंग रहती है, उसमें हम लोग जो है बेसिकली डीएनए की शफलिंग करते हैं, तो ये एक अच्छा एमसीक्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है, बनता है इसमें कि जो रैंडम मेथड होगा म्यूटाजेनेसिस का, ठीक है, रैंडम मेथड होगा उसे हम लोग और क्या कहते हैं, है ना, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व रहती है, तो उसमें हम लोग को डायरेक्टली ये पता रहना चाहिए कि हम लोग उसमें डीएनए शफलिंग जो है उसे मार्क आउट करेंगे। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग में जो मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड सेकंड इज़ केमिकल मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम लोग कहते हैं कि ये जो है, ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही एफिशिएंट अप्रोच जो है प्रोवाइड करता है। केमिकल मॉडिफिकेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो स्ट्रेन रहता है, ठीक है, उस जो स्ट्रेन रहता है उसके स्पेसिफिक साइट पे जो है हम लोग, यानी कि जिस जगह पे हमें चेंजेस करनी होती हैं वहाँ पे ही जो है हम लोग चेंजेस करते हैं, स्पेसिफिक साइट्स पे जो है हम लोग ये चेंजेस करते हैं। अभी के टाइम पे 2D 3D स्ट्रक्चरिंग मॉडल जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग जो है डायरेक्टली उस प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जो जीन्स को हमको रिप्लेस करना है स्पेसिफिक साइट में, है ना, उसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है वो है केमिकल मॉडिफिकेशन। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ तरीके देख लेते हैं, यानी इस मेथड में हम लोग डायरेक्टली कर क्या रहे थे, इसमें रैशनल डिज़ाइन अप्रोच और इसमें डायरेक्ट इवोल्यूशन, दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि ये जो है दो पार्ट में सब डिवाइडेड होंगे। रैशनल डिज़ाइन अप्रोच में क्या हो रहा था, हम लोग साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कर रहे थे। साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई अगर स्पेसिफिक साइट है वहाँ पे ही हम लोग चेंजेस करेंगे, ठीक है, और वो चेंजेस करने के बाद में हम उसे प्लाज्मिड डीएनए में वापस ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा उससे प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा। प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा मतलब कि कहने से मतलब है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होगा,
ठीक है। उस प्रोटीन सिंथेसिस से जो हमें प्रोटीन मिलेगा उसे हम लोग प्योरीफाई करके आइसोलेट कर लेंगे और उसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। बाद में हम उसे इवेल्युएट और उसकी टेस्टिंग कर लेंगे, जो न्यू एंजाइम हमको मिलेगा या जो न्यू प्रोटीन हमें मिलेगा। रैंडम म्यूटाजेनेसिस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो है किसी भी रैंडम एरिया में हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, यानी कि अगर ऐसा अगर साइट है तो इसे हम लोग इस तरीके से समझते हैं, अगर ऐसा कुछ साइट है, ठीक है, इसे हम लोग सब डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 में, ठीक है। अगर हमको जो लग रहा है कि इस सेकेंडरी पोजीशन में जो है हमको क्या मिल सकता है, इस सेकेंडरी पोजीशन में जो है हमको क्या मिल सकता है, हमारा रिक्वायर्ड प्रोटीन मिल सकता है, तो हम लोग रैंडमली इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ये जो 4 साइट हैं इन सब को छोड़कर इस सेकेंडरी जो पोजीशन है वहाँ पे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूटाजेनेसिस कर सकते हैं और हमें जो है हमारा पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने जो चीज़ें देखी वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर आ रहे थे, ठीक है। अभी जो हम मॉडिफिकेशन देखेंगे वो है केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन जो है वो भी वाइडली यूज़ होता था और इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस अवेलेबल थी जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसे हम लोग नेचुरल एंजाइम्स की मदद से जो है उसे हम लोग चेंज कर सकते थे और उसे मॉडिफाई कर सकते थे, ठीक है। तो केमिकल मेटाबोजेनेसिस में हम लोग करते क्या हैं, ये प्रोटीन जो मॉडिफिकेशन होता है इससे हम लोग स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एंजाइम की जो स्टेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ करने के लिए किसके टूवर्ड्स, जो हाई टेम्परेचर रहेगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ये हमको पता ही है कि ज़्यादा तापमान में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, अल्कोहल में जो है प्रोटीन्स जो हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो स्टेबल जल्दी ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी को ही इंक्रीज़ करने के लिए जो है हम लोग प्रोटीन मॉडिफिकेशन करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग अमीनो एसिड जो लाइसेंस रहते हैं, उनके रेसिड्यू रहते हैं, उन्हें हम लोग क्रॉस लिंक कर देते हैं केमिकल लिंकर्स के साथ में, ठीक है। और उस प्रोटीन केमिकल लिंकर में हम लोग ज़्यादातर जो या फिर जो स्टेबलाइज़र्स रहते हैं उसमें हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट होता है ग्लूटाराल्डिहाइड, ठीक है। ये एक MCQ का क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक एज अ स्टेबलाइज़र या फिर प्रोटीन क्रॉस लिंकर के तौर पे हम लोग कौन सा केमिकल जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ग्लूटाराल्डिहाइड। जो केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, वो स्टेबिलिटी को, एंजाइम्स की स्टेबिलिटी को 120 गुना तक क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन और केमिकल मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने ये जाना था कि हम लोग उसे 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला जो है वो इन सिचुएशन मॉडिफिकेशन हो सकता है, दूसरा जो है वो रैंडम मॉडिफिकेशन हो सकता है। और यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखे कि केमिकल मॉडिफिकेशन हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें देखी थी हमने, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसमें भी हम लोग 2 तरीक़ों से कर सकते थे, इन सिचुएशन मॉडिफिकेशन और सेकंड जो था वो था रैंडम मॉडिफिकेशन, ठीक है। और इसमें जो था हमारा था केमिकल मॉडिफिकेशन, ठीक। ये जो है इस तरीके से हम लोग मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं प्रोटीन्स के साथ में। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो पहला जो है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल एप्लीकेशन में हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स जो रहते हैं उन वो ड्रग्स, वैक्सीन या फिर स्कैफोल्ड्स के तौर पे, स्कैफोल्ड्स मतलब कि एक प्रकार के बायो मटेरियल्स होते हैं, है ना, उसमें हम लोग इसके यूज़ करते हैं। इनका यूज़ हम लोग और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल फील्ड में, वो ये है कि जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है लाइक लिस्प्रो, एस्पार्ट जो है, इनको हम लोग जो है म्यूटाजेनेसिस के थ्रू ही हम लोगों ने इसे इंजीनियर्ड किया है, इसे बनाया है, ठीक है। और भी एक फॉर्म होता है इंसुलिन का जिसे ग्लैर्जिन भी कहते हैं, इसे भी म्यूटाजेनेसिस के थ्रू बनाया गया है। बहुत सारे बैक्टीरियोफेज रहते हैं, वो भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं फॉर द डिज़ायर्ड एंटीजन, ठीक है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग के थ्रू जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड जो एप्लीकेशन हो सकता है वो है फूड एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। फूड एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादातर जो है प्रोटीएज, अमाइलेज और लाइपेज, इन्हें ही है, इस टाइप के जो एंजाइम्स हैं हम लोग इसे इंडस्ट्रियल, फूड और डिटर्जेंट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोटीएज जो है इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फूड इंडस्ट्री में, बेसिकली फॉर द मिल्क क्लॉटिंग, फ्लेवर्स और लो एलर्जिक इन्फेंट फार्मूला जो रहता है उनमें हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी कैटेलिटिक एफिशिएंसी को चेंज करने के लिए, और साथ ही साथ इसका यूज़ जो है वॉशिंग के लिए भी होता है, यानी डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी होता है। तो इसकी जो कैटेलिटिक एफिशिएंसी है उसे हम प्रोटीन इंजीनियरिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वाया म्यूटाजेनेसिस, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। और इससे हम लोगों ने कई सारे नए जो प्रोटीज एंजाइम जो हैं इनको बनाया भी है, ठीक है। इनकी थर्मोस्टेबिलिटी और एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अमाइलेज की थर्मोस्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट एंजाइम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसका जो ज़्यादातर यूज़ होता है, अमाइलेज का जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो सैक्रिफिकेशन ऑफ स्टार्च से ग्लूकोज को कन्वर्जन के लिए या फिर ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग डिटर्जेंट के तौर पे भी करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ स्टार्च स्टेन्स। लाइपेज का जो यूज़ होता है वो चीज़ के स्टेबिलिटी और उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग चेंजेस करके लाइपेज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो कई सारे एंजाइम्स या प्रोटीन्स रहते हैं लाइक ऑक्सीजनेज, परऑक्सीडेज, लेसेज, ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से हम लोग क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वो सारे कंपाउंड्स होंगे जो कि जिनका अगर हम लोग सही ढंग से उसे डिकम्पोज नहीं करते हैं, हम लोग उसका सही तरीके से उसे ट्रीट नहीं करते हैं, तो वो फर्दर जो है पॉल्यूशन को क्रिएट करेगा, ठीक है, जो कि अर्थ वाटर को और कई सारे अलग चीज़ों को इन्फेक्ट करेगा और वो डायरेक्टली अफेक्ट डालेगा ह्यूमंस के ऊपर में, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है, ऑक्सीजनेज, परऑक्सीडेज, लैसेज, ये जो है ये क्या करते हैं, जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बायो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है, उन्हें कन्वर्ट करता है फर्दर जो कंज्यूमेबल या फिर डिकम्पोजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उस इन सभी प्रोटीन्स की भी जो है इफ़िशियंसी को, स्टेबिलिटी को जो है हम कैटेलिटिक एक्टिविटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं रिगार्डिंग प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो है आप इसे
निराली प्रकाशन की बुक से पढ़ सकते हैं। यू सत्यनारायण में भी इसके कुछ ग्लिम्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। अभी जो मैंने चीज़ रेफरेंस के तौर पे ली है वो मैंने निराली प्रकाशन की बुक को ली है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।